हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपना बातचीत का प्रमुख विषय है मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल कालीन साम्राज्य विभाजन और मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ना। कल ही दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि आज की वीडियो क्लास मुगल वंश से संबंधित अपनी अंतिम वीडियो क्लास साबित होगी। आज के बाद हम दूसरा टॉपिक प्रारंभ करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो क्लास प्रारंभ करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम कल पढ़ रहे थे, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो प्रारंभिक जानकारियां थी वो मैंने आपको दे दी थी। उसके साथ ही दोस्तों हमने मुगल काल में साम्राज्य विभाजन प्रारंभ किया था और आपको मैंने बताया था कि साम्राज्य विभाजन में मुगल काल में सामान्यतः ये 4 प्रशासनिक इकाइयां होती थी। जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वह दोस्तों साम्राज्य मानी जाती थी। मुगल कालीन साम्राज्य विभाजन की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वह साम्राज्य होती थी, जिसे आज के तरह हम राष्ट्र कह सकते हैं, देश कह सकते हैं। ठीक है। साम्राज्य का विभाजन किया गया था दोस्तों सूबों में। मुगल काल में राज्यों या प्रांतों को सूबा के नाम से जाना जाता था और सूबा को बांटा गया था फिर सरकारों में। आज जैसे दोस्तों जिले होते हैं ना, जनपद, वैसे मुगल काल में जिलों को सरकार कहा जाता था। फिर सरकार का विभाजन कर दिया गया वही परगना में। जैसे आज जिले को तहसीलों में बांटा जाता है, वैसे मुगल काल में इस सरकार नामक जिले को परगना नामक तहसीलों में बांटा जाता था। मतलब परगना तहसील के समांतर हुआ करता था। और जो सबसे छोटी इकाई होती थी यानी तहसीलों को दोस्तों गांवों में बांट दिया जाता था। गांव मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। यह सवाल आप जरूर ध्यान रखना, आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण लगता है ये क्वेश्चन कि मुगल काल की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था भाई? इसे गांव कहा जाता था। और सबसे बड़ी इकाई को साम्राज्य माना जाता था, जो अनेक सूबों में बटी हुई थी। अब आपको यहां एक सामान्य सी जानकारी और ध्यान रखनी है कि जो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी इसमें बदलाव किस प्रकार से आया। दोस्तों मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो ये था ना दोस्तों, इसका क्या नाम है, शेरशाह सूरी। इस शेरशाह सूरी ने तो दोस्तों इसको शॉर्ट कर दिया था भाई। ठीक है, क्या कर दिया था? शॉर्ट कर दिया था। मतलब इसने कम से कम प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की थी। और ये जो प्रशासनिक इकाइयां हैं इनके आपको मुखिया का भी ध्यान रखना है दोस्तों कि किसका मुखिया कौन होता था। जैसे जो सूबा होता था ना दोस्तों, ये सूबा यानी प्रांत, इसके मुखिया को दोस्तों सूबेदार कहा जाता था। यह सूबेदार का ही एक दूसरा नाम और होता था जिसे सिपह सालर नाम दिया गया। आप सूबेदार कह दीजिए चाहे सिपह सालर कह दीजिए, एक ही बात है। अर्थात मुगल काल में सूबे या प्रांत के मुखिया को सिपह सालर या सूबेदार के नाम से जाना जाता था। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो सरकार का मुखिया होता था, जो जिले का अधिकारी होता था, उसे दोस्तों फौजदार कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? फौजदार कहा जाता था। और जो परगना का मुखिया होता था ना, तहसील हेडक्वार्टर का, उसका मुखिया होता था दोस्तों सिकदार। कौन होता था? सिकदार। इसका जरूर ध्यान रखना आप। फौजदार का और सिकदार का विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। सिकदार तो परगना का मुखिया हुआ करता था, फौजदार सरकार का मुखिया हुआ करता था, सिपह सालर सूबे का मुखिया हुआ करता था। और मुकदम कौन होता था भाई? गांव के मुखिया को मुकदम या खुद कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल कालीन जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था है, यदि उनके मुखियाओं के बारे में आपसे सवाल पूछा जाए ना, तो इन दो का तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना। एक तो परगने का और एक गांव का। परगने के मुखिया को तो सिकदार कहा जाता था और गांव के मुखिया को कहा जाता था मुकदम, या इसे खुद भी कहा जाता था। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मुगल काल में कुछ पद और थे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे चौधरी। चौधरी कौन होता था भाई? चौधरी का काम होता था दोस्तों सहायता करना। चौधरी का काम क्या होता था भाई? सहायता करना, झगड़ों को खत्म करना।
या झगड़ों का समाधान करने का जो कार्य होता था वह मुगल काल में दोस्तों चौधरी नामक पद का हुआ करता था। यह एक ओहदा होता था, एक पद होता था, ठीक है, जो मुख्य रूप से इस गांव नामक प्रशासनिक इकाई पर गठित किया जाता था चौधरी। इसी गांव नामक प्रशासनिक इकाई पर इस मुकदम यानी मुखिया की सहायता करने के लिए एक तो होता था चौधरी, और गांव नामक स्तर पर जो राजस्व अधिकारी होता था वो दोस्तों पटवारी होता था। भाई कौन होता था? पटवारी। ये बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। पटवारी का काम क्या होता था? पटवारी का प्रमुख काम होता था दोस्तों राजस्व अधिकारी का काम होता था। ये राजस्व का काम करता था। राजस्व तो जानते हो, कर, टैक्स, जो लाग बाग होती थी उनके बारे में जो नियंत्रण की व्यवस्था होती थी, कितना निर्धारित किया जाए, उनको कैसे वसूला जाए। अरे ये बात समझ में, ये काम कौन करता था भाई? ये काम पटवारी करता था। तो ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं आपसे वहां पर ऑप्शन में पूछ ले कि मुगल काल में पटवारी का काम क्या होता था। भाई जमीन नापने का ही काम नहीं होता था, इसका प्रमुख काम होता था मुगल साम्राज्य में गांव नामक प्रशासनिक इकाई पर राजस्व अधिकारी का काम करता था भाई पटवारी। और चौधरी मुकदम की सहायता करता था, झगड़े निपटाने में उनकी मदद करता था। ठीक है दोस्तों। और सबसे विशेष बात, ये जो सिपह सालर यानी सूबेदार, फौजदार, सिकदार, मुकदम, खुद्दे, इनका प्रमुख काम क्या होता था? जो हेड थे ना दोस्तों, इनके जो मुखिया थे प्रशासनिक इकाइयों के, इनका प्रमुख काम होता था अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था को कायम रखना। आ रही है बात समझ में? यानी सूबे नामक प्रशासनिक इकाई पर सिपह सालर या जो सूबेदार होता था वह शांति व्यवस्था के सारे काम करता था। और ये जो फौजदार है ना, ये सरकार के स्तर पर शांति व्यवस्था का काम करता था। ऐसे ही परगना स्तर पर सिकदार नामक अधिकारी शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था। उम्मीद करता हूं जानकारी ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखिए। एक होता था भाई खजांची। एक कौन होता था? खजांची। मुगल काल में जो कोषाध्यक्ष होता था ना दोस्तों, कोषाध्यक्ष, यहां इस परगना हेडक्वार्टर पर जो खजांची है ना ये दोस्तों कोषाध्यक्ष हुआ करता था। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि खजांची का क्या काम होता था मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में? इसका काम होता था दोस्तों कोषाध्यक्ष। ये खजाने का अध्यक्ष हुआ करता था। जहां धन संपदा रखी जाती थी ना दोस्तों, जो निधि हुआ करती थी, उसका मुखिया हुआ करता था ये खजांची। एक कानूनगो का जरूर ध्यान रखना दोस्तों, ये जो कानूनगो ना ये अर्ध सरकारी अधिकारी होता था। कानूनगो कौन होते थे भाई? अर्ध सरकारी अधिकारी होते थे। अर्ध सरकारी अधिकारी होने का मतलब क्या है कि मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था में इनको पूर्ण रूप से सरकारी ओहदा तो नहीं दिया गया था, लेकिन ये कुछ अस्थायी सरकारी अधिकारी हुआ करते थे, इसलिए इन्हें अर्ध सरकारी अधिकारी कहते हैं। तो ध्यान रखना, अर्ध सरकारी अधिकारी कानूनगो नामक ओहदे को कहा जाता था या कानूनगो नामक पद को कहा जाता था। अब देखिए दोस्तों, अपन प्रारंभ करते हैं मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था। मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था। हमें मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था की जानकारी जिस पुस्तक या जिस ग्रंथ से मिलती है उसका नाम है दस्तूर उल अमल। दस्तूर उल अमल ये एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था की पूरी पूरी जानकारी मिलती है, सटीक जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ लेगा कि मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था की जानकारी मुख्य रूप से कौन से ग्रंथ से मिलती है? उस ग्रंथ का नाम है दस्तूर उल अमल। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मुगल कालीन जो राजस्व व्यवस्था थी ना, अब राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित करने का जो काम किया वह दोस्तों बादशाह अकबर ने किया। भाई मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था में दोस्तों सभी शासकों ने कर वसूले हैं, जैसे बाबर भी हो गया, हुमायूं हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया और अकबर हो गया। लेकिन ये जितने भी शासक हुए हैं ना, उनमें सबसे बढ़िया तरीके की जो व्यवस्थित राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की या राजस्व व्यवस्था को एक सिस्टमेटिकल तरीके से एक विभाग के अंडर में किया, वो काम क्या था? बादशाह अकबर ने। तो ध्यान रखना, मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था को सुधारने का कार्य या सुधारने का श्रेय किसे दिया जाता है? बादशाह अकबर को दिया जाता है। तो अकबर ने एक राजस्व विभाग का गठन किया। भाई
अकबर ने क्या किया, एक राजस्व विभाग का गठन किया और इसने इस विभाग का एक मुखिया तैनात किया भाई, एक अध्यक्ष तैनात किया। इसने अनेक व्यक्तियों को इस राजस्व विभाग के अध्यक्ष पद पर बिठाया भाई, बारी बारी से, क्रम से। ठीक है, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण राजस्व विभाग का जो अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था उसे दोस्तों टोडरमल कहते हैं भाई। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, टोडरमल। तो टोडरमल का जरूर ध्यान रखना। टोडरमल अकबर का अर्थशास्त्री था, इसके नवरत्नों में शामिल था। अकबर की तरफ से टोडरमल महाराणा प्रताप को समझाने भी गया था भाई कि तू अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, ऐसा कहा था टोडरमल ने महाराणा प्रताप को। लेकिन महाराणा प्रताप का तो दोस्तों टोडरमल हो, चाहे भगवंत दास हो, चाहे मान सिंह हो, चाहे जलाल खान कोरची हो, कोई भी जाए उनके पास में, वो तो बस एक ही बात कहते थे कि भाई अकबर एक तुर्क है। अकबर क्या है, एक तुर्क है, और तुर्क मेरे देश का शासक कैसे बन सकता है भाई, मैं तो तुर्क की अधीनता जीते जी कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। यह बात किसने कह दी थी भाई, अपने महाराणा प्रताप ने कह दी थी। और यह हमेशा यही संदेश पहुंचाया करते थे, किसके पास में भाई, अकबर के पास में। अकबर जैसे ये मतलब कि कठोर शब्द अपने संदेश वाहकों के द्वारा सुनता था तो अकबर दोस्तों ऐसे तिलमिला उठता था, ऐसे मतलब आग बबूला हो जाता था कि मैं कैसे पकड़ूं इस महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता कैसे स्वीकार करवाऊं। तो जब दोस्तों अकबर जिद पे अड़ गया ना कि अब तो मैं महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा के ही मानूंगा, तब दोस्तों अकबर ने अजमेर में स्थित अपने मेघनीज दुर्ग में यानी शास्त्रागार में, दौलत खाना नामक दुर्ग में, उसमें हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनाई थी फिर महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। अब हल्दीघाटी का युद्ध तो हुआ 21 जून 1576 या 18 जून 1576 में, लेकिन उस हल्दीघाटी के युद्ध में ना तो महाराणा प्रताप को पकड़ पाए अकबर के आदमी और ना ही महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा पाए। इस प्रकार अकबर की यह सोच हमेशा हमेशा के लिए दंभित इच्छा रह गई दोस्तों। वो कभी भी अपने इस मंसूबे में सफल नहीं हो सका और महाराणा प्रताप को और हल्दीघाटी युद्ध के मैदान को आज भी पूरे भारत में राष्ट्रवाद के नायक के रूप में याद किया जाता है। उनकी वीर गाथाएं राजस्थान के हर कोने कोने में सुनाई जाती है। आगे बात समझ में। इस प्रकार दोस्तों ये टोडरमल का सहयोग रहा है, अकबर का काफी ज्यादा सहयोग रहा है, काफी ज्यादा निजी आदमी था भाई टोडरमल। ठीक है, तो टोडरमल जब राजस्व विभाग का अध्यक्ष बना, अकबर ने इसे 1564 ईस्वी में तैनात किया था भाई। पूछ ले आपसे कि अकबर ने टोडरमल को अपने द्वारा गठित राजस्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कब नियुक्त किया, तो 1564 ईस्वी में नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, अब यहां दोस्तों अकबर ने एक प्रथा प्रारंभ की थी भाई, एक रिवाज चला दिया था अपनी राजस्व व्यवस्था के अधीन ही राजस्व संग्रहण करने के तरीके के अंदर, और उस प्रथा का नाम था भाई किरोड़ी प्रथा। किरोड़ी प्रथा, पहली बात किरोड़ी प्रथा किसने चालू की थी, अकबर ने चालू की थी। इतने मुगल बादशाह रहे हैं, ऑप्शन में तो सभी का नाम आएगा, जिसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि मुगल काल में किरोड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी या किसने किरोड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अपना सही आंसर होगा अकबर। कौन होगा भाई, अकबर। अकबर ने 1575 ईस्वी में अपनी राजस्व व्यवस्था के अंदर किरोड़ी प्रथा की शुरुआत की। किरोड़ी प्रथा क्या होती थी भाई, ये मतलब करोड़ों के अंदर राजस्व वसूलने की प्रथा थी। सबसे पहली बात, बादशाह अकबर ने यहां अपने पूरे साम्राज्य को 182 संभागों में बांट दिया भाई। जो पूरा मुगल कालीन साम्राज्य था ना दोस्तों, भारत में जहां जहां मुगल काल का अधिकार था या मुगल राजाओं का आधिपत्य था, उस पूरे क्षेत्र को इसने बराबर बराबर भागों में बांट दिया, बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दिया या बराबर संभागों में बांट दिया। और उन संभागों की संख्या तय की इसने 182। कितनी तय की भाई, 182। और इसने कहा कि इस प्रत्येक संभाग से 1 करोड़ दाम राजस्व के रूप में वसूले जाए भाई, कर के रूप में वसूले जाए। 1 करोड़ दाम, इसका रुपयों के अंदर यदि अपन कन्वर्ट करें ना इस दाम को,
तो रुपए होते हैं भाई 2.5 लाख रुपए। कितने होते हैं? 2.5 लाख रुपए। अर्थात अकबर की इस किरोड़ी प्रथा के अनुसार इसके द्वारा विभाजित किए गए इन 82 टुकड़ों में से प्रत्येक टुकड़े से इसको 2.5 लाख रुपए वसूलना था, कर के रूप में, राजस्व के रूप में। आप इसे 2.5 लाख कह दीजिए, चाहे 1 करोड़ दाम कह दीजिए, ठीक है। ये जो किरोड़ी प्रथा होती थी, इसमें जो ये दोस्तों प्रत्येक जो टुकड़ा बांटा था ना इसने 182 टुकड़े या 182 संभाग, उसमें प्रत्येक संभाग का जो मुखिया था ना उसे किरोड़ी कहा गया भाई। प्रत्येक संभाग के मुखिया को क्या नाम दिया इस व्यवस्था में? किरोड़ी नाम दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि अकबर की किरोड़ी प्रथा बंगाल, बिहार और गुजरात में असफल हुई। यानी बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर संपूर्ण मुगल साम्राज्य के अंदर अकबर ने किरोड़ी प्रथा की व्यवस्था को लागू कर दिया। तो सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से सूबों में या मुगल कालीन कौन से प्रांतों में अकबर की किरोड़ी प्रथा सफल नहीं हुई? एक तो बंगाल में, एक बिहार में और एक गुजरात में। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आगे देखिए। अब दोस्तों टोडरमल ने टोडरमल बंदोबस्त नामक व्यवस्था भी चालू की थी राजस्व व्यवस्था में। इसे जब्ती प्रणाली भी कहते हैं या इसे आयन ए दहसाला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पूछ लिया जाए, ये दोस्तों एक जमीन मापन की इकाई होती थी या राजस्व व्यवस्था को निर्धारित करने की एक इकाई होती थी। टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं इसे, जब्ती प्रणाली कहते हैं या आयन ए दहसाला कहते हैं। पूछ लिया जाए कि टोडरमल की जब्ती प्रणाली कब कायम हुई थी भाई? 1880 ईस्वी में कायम हुई थी। ये जो टोडरमल की जब्ती प्रणाली थी, ये किस पर आधारित थी? यह भूमि के माप पर आधारित थी या भूमि की पैमाइश पर आधारित थी। इस टोडरमल की जब्ती प्रणाली के अनुसार अकबर ने भूमि कर के रूप में 1/3 भाग वसूला भाई। भूमि का 1/3 यानी 33.33% राजस्व या कर के रूप में वसूला भाई जब्ती प्रणाली के अनुसार। कौन से मुगल बादशाह ने? अकबर ने। लेकिन ये जो शाहजहां और औरंगजेब थे ना दोस्तों, शाहजहां और औरंगजेब, इन दोनों ने इस जब्ती प्रणाली के अनुसार भूमि कर बढ़ा दिया और इसने 1/2 वसूला भाई। 50% राजस्व कर वसूला किसने भाई? शाहजहां और औरंगजेब ने। आगे की बात समझ में। पूछ लिया जाए टोडरमल की जब्ती प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1580 में, ठीक है। इस जब्ती प्रणाली के अन्य नाम बताइए। इसे टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं, आयन ए दहसाला कहते हैं। यह भूमि की माप या पैमाइश पर आधारित होती थी। ये एक भूमि कर का प्रकार होता था। तो इस जब्ती प्रणाली के अनुसार अकबर ने तो किसानों से भूमि कर का 1/3 हिस्सा वसूला, जबकि शाहजहां और औरंगजेब ने इसे 1/2 वसूला। यानी इसने 50% और इसने 33%, ठीक है। एक और बात, अब दोस्तों ये जरीबाना कर क्या होता था भाई? जरीबाना कर, यदि कोई भी मुगल प्रशासन के अंदर जमीन नपवाता था भाई या जमीन का मापन करवाता था, तो जमीन मापन के एवज के अंदर भूमि माप के कर के रूप में 2.5% कर लिया जाता था। जमीन जितनी भी होती थी ना उसका 2.5% कर के रूप में लिया जाता था। पूछ लिया जाए जरीबाना कर क्या होता था? यह भूमि माप पर लिया जाता था या भूमि माप के बदले में लिया जाता था। कितना लिया जाता था भाई? 2.5%, ठीक है। एक महसिलाना, एक क्या है भाई? महसिलाना कर भी होता था मुगल काल के अंदर। ये कर क्या होता था? जैसे दोस्तों ये 1/3, 1/2, 2.5 कर वसूलते थे ना, तो इनके बदले में यदि कोई व्यक्ति और पैसा देना चाहे तो कर वसूली के बदले वह 5% दे सकता था भाई। कितना दे सकता था? 5%। तो पूछ ले जाए महसिलाना कर कब लिया जाता था? कर वसूली के बदले लिया जाता था और इसकी दर कितनी थी भाई? 5% थी। एक दाह सेरी कर क्या होता भाई? दाह यानी 10, दाह सेरी क्या होती है? 10 सेर अनाज के रूप में लेने वाला कर दाह सेरी कर कहलाया। तो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि दाह सेरी कर में कितना सेर अनाज लिया जाता था? 10 सेर अनाज लिया जाता था। सेर एक माप की इकाई होती थी पहले, जैसे आजकल किलो, 1.5 किलो, क्विंटल, टन ये चलती है ना, वैसे दोस्तों सेर के अंदर अनाज को तोला जाता था।
आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भूमि के प्रकार देखिए दोस्तों। मुगल काल में भूमि कितने प्रकार की होती थी? मुगल काल में दोस्तों एक तो पोलज भूमि होती थी, जो सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। यहां कृषि का बेहतरीन उत्पादन होता था दोस्तों। तो कृषि के उत्पादन वाली अच्छी भूमि को तो क्या कहा जाता था? पोलज भूमि कहता था। पड़ती पड़ती भूमि वह होती थी जिसको 1 साल के लिए ऐसे ही जमीन को छोड़ दिया जाता था, उससे उस पर दोस्तों खेती नहीं की जाती थी, उसको बिल्कुल खाली जमीन छोड़ दी जाती थी। पड़ती भूमि क्यों छोड़ी जाती थी भाई? पड़ती भूमि दोस्तों एक भूमि में उर्वरता क्षमता बढ़ाने के लिए, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए जमीनों को पड़त छोड़ दिया जाता है या पड़ती छोड़ दी जाती है, ताकि उनकी प्राकृतिक उर्वरक क्षमता अपने आप बढ़ जाए। जैसे ही दोस्तों 1 साल तक जमीन को अपन पड़त छोड़ देंगे ना, और उसके ऊपर दोस्तों बाद में खेती करेंगे, तो जमीन के अंदर उत्पादन बहुत अच्छा होगा। आगे बात समझ में? ऐसा माना जाता है। तो 1 साल तक जिस जमीन पर खेती का कार्य नहीं किया जाता था उसे पड़ती भूमि कहते थे। चच्चर भूमि किसको कहते थे भाई? चच्चर भी एक भूमि का प्रकार होता था। ऐसी भूमि जिस पर 2 से 4 साल तक खेती का कार्य नहीं किया जाता था, या ऐसी भूमि जिसे 2 से 4 साल तक पड़त के रूप में छोड़ दिया जाता था, ऐसी जमीनों को चच्चर भूमि कहते हैं। और भी बंजर भूमि क्या होती थी भाई? कोई भी ऐसी जमीन जिसको 5 साल तक या 5 साल से अधिक समय के लिए पड़त के रूप में छोड़ दिया जाता था, ऐसी जमीनों को बंजर भूमि के नाम से जाना जाता था। आगे के बात समझ में? पोलज कृषि वाली भूमि, पड़ती 1 साल के लिए छोड़ी गई जमीन, चच्चर 2 से 4 साल के लिए पड़त के रूप में छोड़ी गई, बंजर 5 या 5 से अधिक साल के लिए छोड़ी गई पड़त जमीन। एक होती है दोस्तों भू राजस्व पद्धति। ये जो भू राजस्व पद्धति थी इसे जब्ती पद्धति कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक तो दोस्तों भू राजस्व पद्धतियों में जब्ती पद्धति थी, ये तो पैमाइश और माप पर आधारित थी, जिसे टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है। नेक्स्ट देखें, एक दोस्तों कणकूत होती थी। कणकूत का मतलब होता था दोस्तों अनुमान या अंदाजा। कर वसूलने की एक पद्धति होती थी दोस्तों कणकूत। जैसे मान लीजिए कोई भी खेत है, उसमें दोस्तों अंदाजे से उन्होंने नाप लिया, भाई हाँ इसमें इतना हो सकता है। तो राजा का जो भी आदमी आता था किसान को ये कह देता भाई इसमें इतना होगा, तो कर के रूप में 1/3 या 1/2 इतना तोल के तुम वहां पर पहुंचा देना, राजस्व के रूप में मुगल साम्राज्य में पहुंचा देना। तो कणकूत पद्धति को तो कहा जाता था अनुमान और अंदाजा। जब्ती पद्धति को कहा जाता था पैमाइश और माप के आधार पर कर वसूल करना। एक होती थी दोस्तों बटाई। मुगल काल में मुख्य रूप से दोस्तों बटाई इस प्रकार थी, एक तो खेत बटाई, एक लंक बटाई और एक रास बटाई। खेत बटाई में तो दोस्तों खड़ी फसल का ही मतलब कि कर के रूप में निर्धारण कर लिया जाता था। जैसे कोई भी 2 खेत है किसान के पास में, या कोई भी 1 खेत है, तो खेत के अंदर कह दिया भाई चल किसान आधा खेत तेरा है और ये आधा खेत राजा का है, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों खेत बटाई। एक होती थी दोस्तों लंक बटाई, जैसे किसान है खेती का पूरा काम कर लिया, उसने निराई गुड़ाई कर ली और आगे चलकर उसने फसल कटाई करके उसको एक जगह समेट लिया, भाई इकट्ठा कर लिया। तो इकट्ठा करने के बाद में भूसे सहित यानी चारे सहित या डंठल सहित जो कर का निर्धारण होता था, राजस्व का निर्धारण होता था, उसे दोस्तों लंक बटाई कहते थे। एक होती थी दोस्तों रास बटाई। रास बटाई का मतलब होता है दोस्तों अनाज निकलवाने के बाद में, बिल्कुल फसल तैयार हो गई, उसको अनाज निकाल लिया गया, उसके बाद में बांट लिया गया। भाई जैसे 5 सेट हुए हैं उसके अनाज के हुए हैं, उसमें से 2.5 सेट किसान के और 2.5 सेट किसके भाई? मुगल बादशाह के। तो इसे कहा जाता है रास बटाई। आगे देखिए भूमि के प्रकार। मुगल काल में भूमि कौन कौन से प्रकार की होती थी? एक तो दोस्तों खालसा भूमि होती थी, एक जागीर भूमि होती थी और एक होती थी दोस्तों पेबाकी। कौन सी होती थी भाई? पेबाकी। खालसा भूमि तो वह जमीन जो सीधे केंद्र के अधीन होती थी, यानी सीधी मुगल प्रशासन के अधीन रहने वाली जमीनों को दोस्तों खालसा भूमि कहा जाता था भाई, ठीक है। एक जागीर भूमि, ऐसी जमीनें या ऐसी भूमि जो जागीरदारों को दी गई होती थी या मनसबदारों को दी गई होती थी, ऐसी जमीनों को दोस्तों जागीर भूमि कहते हैं। एक दोस्तों पेबाकी भी भूमि का प्रकार होता था। पेबाकी भूमि कौन सी होती थी? ऐसी जमीन जो जागीर के रूप में आवंटित तो कर दी गई है, लेकिन उसको अब तक बादशाह के रूप में क्लियरिटी नहीं मिली है कि यह जमीन जागीर भूमि है। आगे बात में तो पेबाकी का विशेष रूप से ध्यान रखना,
पे बाकी एक ऐसी जमीन होती है जो जागीर के रूप में आवंटित तो कर दी जाती है, यानी घोषित तो कर दी जाती है, लेकिन अभी तक उसको जागीर के रूप में मान्यता नहीं मिली होती है। ऐसी जमीनों को अपन पे बाकी जमीन कहते हैं। भूमि के माप देख लीजिए दोस्तों, मुगल काल में भूमि के माप होते थे गज ए सिकंदरी जो 39 अंगुल का होता था, गज ए बाबरी, गज ए इलाही, गज ए इलाही 41 अंगुल का होता था। तो पूछ लिया जाए आपसे गज ए सिकंदरी, गज ए बाबरी, गज ए इलाही, ये किसके प्रकार थे? ये भूमि माप के प्रकार थे मुगल काल में। एक दोस्तों किसानों के प्रकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि खुद काश्त तो कौन होता था? ऐसा किसान जो खुद अपनी जमीन पे खेती करता था, उसे तो खुद काश्त किसान कहा गया। एक होता दोस्तों पाही काश्त किसान, ऐसा किसान जिसको खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन तो उसकी खुद की होती थी, थोड़ी सी जमीन वह दूसरे गांव में जाके मतलब कि सामूहिक रूप से खेती का कार्य करता था या दूसरे की जमीन पर खेती का काम करता था। ऐसे किसानों का आ गया भाई पाही काश्त। एक होता दोस्तों मुजारियन, जो मजदूर किसान होते थे ना, मजदूर किसान, इन मजदूर किसानों को मुगल काल में मुजारियन नाम दिया गया। भाई कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए जागीर के प्रकार। भाई जागीर के प्रकार कौन कौन से होते थे, यानी जमीनें कैसे मिलती थी? एक तो तनख्वाह के रूप में, ऐसी जागीर जो वेतन के बदले मिली हो, जो तनख्वाह के बदले मिली हो उसे तनख्वाह जागीर कहते हैं। एक ऐसी जागीर जो इनाम के बदले दी गई है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सेनापति है, कोई भी मुगल कालीन सूबेदार है या फौजदार है, उसने यदि मुगल साम्राज्य के अंडर में यदि कोई महत्वपूर्ण अभियान सफल बनाया है या कोई महत्वपूर्ण सफल कार्य किया है तो बादशाह के द्वारा उसको दोस्तों इनाम के रूप में जागीर मिल जाती थी, जमीन मिल जाती थी। ठीक है, तो इनाम के रूप में मिली गई जागीर को इनामी जागीर कहा गया। एक होता है दोस्तों वतन की जागीर। ये जो वतन नामक जागीर होती थी दोस्तों, ये बादशाहों के द्वारा ऐसे मनसबदारों या जागीरदारों को दी जाती थी जो उनके पैतृक गांवों में है या उनके पैतृक स्थानों पर है। ऐसा बताया जाता है कि ये वतन जागीर का ट्रांसफर नहीं होता था भाई, इसका स्थानांतरण नहीं होता था। नेक्स्ट देखिए एक होती है दोस्तों मदद ए मास या सयुरगाल नाम की जागीर। जब कोई जागीर दान या धर्म के रूप में दे दी जाती थी या किसी को दान की गई जागीर जैसे मंदिर के रूप में